महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर माहौल गर्म है और इसी गर्म माहौल के बीच बीजेपी कैंप में फूट पड़ गई है, क्योंकि अजीत पवार ने मांग कर दी है जातीय जनगणना की, जिसको बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है। 40 दिन भी नहीं गुजरे कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन फिर शुरू हो गया है। 40 दिन पहले जूस पीकर आंदोलन रोकने वाले मनोज जरांगे ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 24 अक्टूबर तक मराठा आरक्षण पर आपने फैसला नहीं किया तो फिर आंदोलन शुरू कर देंगे। सरकार ने मनोज जरांगे से किया वादा नहीं निभाया, लेकिन जरांगे ने सरकार से किया अपना वादा निभा दिया है और फिर से आंदोलन के मोड में आ गए हैं। सरकार ने हमने सरकार को 4 दिन दिए थे, लेकिन सरकार ने 15 दिन का समय मांगा, फिर 30 दिन का मांगा। हमने उनका सम्मान रख के मराठा समाजों ने उनको 30 दिन का समय दे दिया। आज 41 दिन हो गए। सरकार हमारा रिजर्वेशन का, मराठों का रिजर्वेशन देंगे, कायदा पारित करके देंगे ऐसे बोले थे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। इसलिए हमने आमरण उपोषण आज से फिर से शुरू कर दिया। अब इस मामले में नया ट्विस्ट ये है कि बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे एनसीपी के नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जातीय जनगणना की वकालत की है। अजीत पवार ने बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी जातीय जनगणना करने की बात कही है। वो कहते हैं कि भले इसमें कुछ 1000 करोड़ खर्च हो जाए, लेकिन इससे जनता के सामने जातियों की सही तस्वीर पेश हो सकेगी और इससे किसको आरक्षण कितना मिलना चाहिए ये फैसले लेने में सुविधा होगी। आम्ही सकारात्मक आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सकारात्मक आहे। उलट मधी तर आम्ही मागणी केलेली आहे, जसं बिहारमध्ये नितीश कुमारांनी जात वाईज जनगणना केली। माझंही म्हणणं एकदा जात वाईज जनगणना होऊच द्या। महाराष्ट्र में नए सिरे से शुरू हुए मराठा आरक्षण और जातीय जनगणना वाली राजनीति की टाइमिंग लगभग एक जैसी है और दोनों की कहानी एक दूसरे से जुड़ भी रही है। मराठों को भी ओबीसी में आरक्षण चाहिए और राहुल गांधी भी आजकल ओबीसी वाली राजनीति ही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए। जातीय जनगणना का अगला स्टेज भी आरक्षण की ओर ही जाता है, लेकिन अड़चन है आरक्षण की लिमिट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है। यूपीए सरकार हो या एनडीए सरकार, किसी ने उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए अब तक कोई जुगाड़ नहीं दिखाया, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस ने पिछले दिनों थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया है। इस महीने सीडब्ल्यूसी की बैठक में आरक्षण पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई और प्रस्ताव पारित हुआ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की बात होनी चाहिए। मतलब आरक्षण की सीलिंग हटेगी तो ज़्यादा जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा और इससे आरक्षण वाली राजनीति काबू में रहेगी। महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक सबसे बड़ा और सत्ता पलटने में असरदार माना जाता है। मराठा समुदाय की आबादी 30% मानी जाती है, इसलिए बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी सब इसका समर्थन करते हैं। लेकिन मराठा आरक्षण आज तक दिया किसी ने नहीं, इसलिए हर चुनाव से पहले ये आंदोलन जोर पकड़ने लगता है। मनोज पाटिल जरांगे नौजवान हैं और उन्होंने सारा फोकस मराठा आरक्षण हासिल करने में लगाया हुआ है। बीट के रहने वाले जरांगे 12वीं की पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम मराठा आरक्षण के लिए काम करने लगे। जालना उनका आंदोलन का कैपिटल है, जहां वो अनशन आंदोलन करते रहते हैं। अगस्त में आंदोलन पर बैठने से पहले वो 30 ऐसे आंदोलन मराठा आरक्षण के लिए कर चुके थे। सरकार को वो भले चुपते हों, लेकिन अब वो ऐसा हथियार हैं जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का आधा काम कर रहे हैं। मुंबई की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे के भाषण में भी मनोज पाटिल जरांगे को जगह मिली, क्योंकि उनका काम, उनका आंदोलन विपक्ष को फायदा दे रहा है। सगळे मराठा म्हणजे सगळे मराठी, एका मातीचे आपण लेकरं आहोत। फक्त ज्यांच्याशी लढतोय आपण तो सारासुरा नाहीये, तो कपटी आहे, विघ्न संतोषी आहे। आणि भाजप एवढा विघ्न संतोषी आहे कि कोणाचंही लग्न असो। मराठा आरक्षण के लिए पिछला आंदोलन हिंसक था। आंदोलन को लीड कर रहे मनोज जरांगे तो जालना में अनशन पर बैठे थे, लेकिन आरक्षण के नाम पर महाराष्ट्र के कई जिलों में कई दिनों तक
खूब तोड़फोड़ और आगजनी होती रही। सरकार ने पहले भी मनोज जरांगे को हल्के में लिया और अब भी शायद हल्के में ले रही है। भाषणों में मनोज जरांगे के साथ सरकार दिखती है, लेकिन लिखा पढ़ी करने में कन्नी काट लेती है। हालांकि मुंबई की दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर कसम खाई कि मराठा आरक्षण टिकाऊ आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुआ। लेकिन वहाँ जो प्रेजेंट करना था कि मराठा समाज कैसे बैकवर्ड है, ये वहाँ पर जो त्रुटियां खामियां जो हुई अभी नहीं होगी। हम बराबर से मराठा समाज कैसे बैकवर्ड है ये पूरी तरह प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। हमारे जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, काउंसिल है, और मुझे विश्वास है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी क्यूरेटिव पिटीशन है वो बहुत ही लाभदायक हो सकती है। 20 साल से महाराष्ट्र में मराठा समाज ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है। सबसे पहले 2004 में विलासराव देशमुख के सीएम रहते हुए ये मांग उठी थी। 2014 में जब पृथ्वीराज चौहान सीएम थे तो उन्होंने मराठा समाज के लिए नारायण राणे की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने पूरे राज्य का दौरा करके ये कहा कि 16% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण मिला नहीं। 2018 में फिर आंदोलन हुआ। तब तक बीजेपी की सरकार थी और फडणवीस सीएम थे। फडणवीस सरकार ने विधानसभा से 16% मराठा आरक्षण का बिल पास करा लिया। गड़बड़ ये हो गई कि पहले से लागू 52% आरक्षण के ऊपर से 16% आरक्षण का कानून पास हो गया। इससे महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 68% हो गया। महाराष्ट्र आरक्षण के खिलाफ याचिका लग गई तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% फिक्स कर दिया। लेकिन मराठा आरक्षण फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मराठा आरक्षण ही रद्द कर दिया। आधार ये बना कि मराठा आरक्षण देने से 50% आरक्षण वाली लिमिट टूटती है और यही लिमिट सरकारों को आरक्षण देने से रोकता है। येन तेन प्रकारन अगर आरक्षण का फैसला ले भी गया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और इसीलिए ऐसा कोई भी आरक्षण टिकाऊ नहीं हो सकता।